नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल इग्नू नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट 1 देखेंगे, जिसका नाम है भौगोलिक क्षेत्र और उसके स्रोत। भारत के भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं, जैसे हिमालय रेंज है, उसके बाद गंगा के मैदान है, दक्षिण का पठार है, रेगिस्तान है, वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट हैं, पूर्वी घाट हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। प्रस्तावना: भारत के भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे, प्रमुख भौगोलिक इकाइयां देखेंगे, ऐतिहासिक क्षेत्रों के उदय की असमान प्रक्रियाएं असमान समय पर उदय हुए थे उनके बारे में देखेंगे, क्षेत्रों की प्रकृति देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत देखेंगे, जैसे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी वृत्तांत, इन सबको देखेंगे। आज के ज़माने में आपको जो इंडिया ऐसा दिखता है वो कोई ज़माने में ऐसा नहीं था, या ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत दूर था। धीरे-धीरे करोड़ों वर्षों में ये खिसकते-खिसकते यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ है। आपने हमेशा पुरानी क्लासों में सुना होगा कि जहाँ आज हिमालय था वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, वो समुद्र इस प्रकार था, और जब ये इसके साथ टकराया, जो एशिया और यूरोप का मेन लैंड था, उसके साथ ये जब टकराया तब ये भाग ऊपर उठ गया और इसे हिमालय बन गया। और ये हिमालय सबसे नई पर्वत श्रृंखला, और ये अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है कंटिन्यू। भूगोल के बिना इतिहास अधूरा है, क्योंकि अगर इतिहास में कुछ भी पढ़ेंगे तो उस जगह के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, उसका जिक्र साथ में आता है। मानव इतिहास और पर्यावरण इतिहास को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं। मनुष्य और प्रकृति के बीच आदान प्रदान बहुत पहले से चलता आ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में रेगिस्तान है, उच्च वर्षा के क्षेत्र हैं, विशाल जलोढ़ मैदानी इलाके हैं, ऊंचे पहाड़ों और पठारी भूमि है। पर्यावरण: विशेष रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश और परिस्थितियां, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, भौतिक परिवेश और परिस्थितियां, उन्हीं को पर्यावरण कहते हैं। मानव समाज के विकास पर प्रभाव वाले कारक: क्या क्या मानव जीवन के विकास को प्रभावित करते हैं? मिट्टी, वर्षा, वनस्पति, जलवायु और पर्यावरण। इतिहास के 3 मुख्य स्रोत हैं: साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी वृत्तांत, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीप कितने टाइप का है? इसमें हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो ये वाले भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इनको। ये बीच में भी हिमालय, लेकिन ये नेपाल और भूटान और ये चाइना में आता है। सिंधु और गंगा के मैदान: ये जो पोर्शन है ये सिंधु और गंगा के मैदान है, दोनों यहाँ से सिंधु और गंगा नदी बहती है। प्रायद्वीपीय भारत, जो आपको येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है बीच में, ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अभी हिमालय पर्वत, ये पृथ्वी की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, जैसा मैंने पहले भी बता चुका। हिमालय से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में पानी आती है, जो सिंधु नदी यहाँ बहती है, गंगा नदी यहाँ बहती है, सिंधु पाकिस्तान में भी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल के यहाँ से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें पानी हिमालय की बर्फ से मिलता है। जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी: मैदानी क्षेत्रों में जो मैदानी भाग है वहाँ पर जो जलोढ़ या कछारी मिट्टी है, तो हिमालय से नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं। सिंधु के मैदानों में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता। सिंधु के जो मैदान है, जो सिंधु के मैदान है यहाँ पर, उनमें भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, यहीं पे विकसित हुई थी। उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत: उत्तर के जो विशाल मैदान है यहाँ पर और प्रायद्वीपीय भारत है, इनको एक क्षेत्र जो गुजरात से लेकर उड़ीसा तक है, ये लगभग 1600 किलोमीटर ये अलग करता है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान में यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो सिंधु के गंगा के मैदानों को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा रेंज, छोटा नागपुर का पठार, ये सारा इस इलाके में। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ इस इलाके में शामिल है, ये सारी चीजें। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से 6 नदियां हैं, उनमें से 4 नदियां गोदावरी गोदावरी महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और 2 मध्य भारत की 2 नदियां जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये गुजरात के अरब सागर में जाके गिरती हैं। दक्कन का पठार इन दक्षिण डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जो आपको बताया था, यहाँ से लेकर कर्नाटक की दक्षिणी सीमाओं तक स्थित है। महाराष्ट्र और मध्य भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें नमी बनी रहती है, उसके कारण उसमें कपास, ज्वार, मूंगफली और तिलहन की अच्छी पैदावार होती है। विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयों में अभी हम हिमालय को देखेंगे। हिमालय के 3 प्रमुख भाग हैं। पूर्वी हिमालय, ये वाला पोर्शन है जो ईस्टर्न हिमालय कहलाता है। मध्यवर्ती हिमालय, ये पोर्शन है जिसको सेंट्रल हिमालय कहते हैं। और पश्चिमी हिमालय, ये पोर्शन है जिसको हम वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, आप देख सकते हैं। पूर्वी हिमालय ब्रह्मपुत्र के पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिण चीन तक फैला हुआ है, ये ईस्टर्न हिमालय।
चीन तक फैला हुआ है, यहाँ पर चीन का हिस्सा आ जाता है। मध्यवर्ती हिमालय भूटान के त्रिचाल से लेकर तिब्बत के पठार की सीमा तक स्थित है और भारत और तिब्बत के बीच व्यापार यहीं से होता है। पश्चिम हिमालय अफगानिस्तान से बदख्शां से उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख यहाँ आ गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, उत्तराखंड भी है। पश्चिमी सीमा प्रदेश संकीर्ण हिंदू पर्वत श्रृंखला हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर गांधार प्रदेश को घेरती हुई अफगानिस्तान तक है। दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप से नवपाषाण काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के निकट अफगानिस्तान में स्थित है। सेतुबई हड़प्पा की सभ्यता का एक प्रमुख बाह्य केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, जो काबुल और कांधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार मार्गों पर स्थित है। गोमल, बोलन और खैबर दर्रे भारत और ईरान को मध्य एशिया से जोड़ते हैं। दर्रे किसको कहते हैं? जो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता होता है जिसमें से कोई आ जा सकता है, उनको दर्रे कहते हैं। यूनानी, शक, कुषाण, हूण आदि यहीं से भारत आए थे। बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृतियों का प्रभाव अफगानिस्तान और मध्य एशिया में यहीं से गया था। सिंधु के मैदान पंजाब और पंजाब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम और सतलज। इनकी भूमि होने के कारण पंजाब बहुत धन धान्य वाला प्रदेश है। 5 नदियों की भूमि होने के कारण ही इसको पंजाब कहते हैं। सिंध प्रदेश सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र और डेल्टा, उसको सिंधु प्रदेश कहते हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पंजाब और सिंध यहीं पे हुए थे, जो पंजाब पाकिस्तान में है। गंगा का उत्तरी मैदान 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। जैसे ये गंगा का ऊपरी मैदान है, ये मध्य क्षेत्र है और ये निचला क्षेत्र है। ऊपरी क्षेत्र पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी और मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका है। हड़प्पा संस्कृति का यहाँ फैलाव हुआ था, यहाँ तक फैलाव था। चित्रित दुष्पर मतवान संस्कृति का एक केंद्र रहा है। मध्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। प्रयागराज गंगा और जमुना के संगम पर बसा हुआ है। प्राचीन कौशल, काशी और मगध यहीं पे स्थित थे। मौर्य साम्राज्य के विस्तार को आधार यहीं से मिला था। निचला क्षेत्र बंगाल प्रांत तक फैला हुआ है, यहाँ बंगाल तक फैला हुआ है। ये बांग्लादेश और ये बंगाल है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी से बना हुआ है। गंगा के मैदानी क्षेत्र की विशेषताएं ऊपरी और मध्य क्षेत्र उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, उत्तर में आपने देखा था हिमालय है और मध्य में विंध्याचल और जो सतपुड़ा रेंज है उनके बीच में बसा हुआ है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। अति प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित 600 किलोमीटर की घाटी इसी में है। मध्य भारत के पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र ये आते हैं और मध्य भारत के पूर्वी क्षेत्र ये पोर्शन आता है, जिसमें उड़ीसा के तटवर्ती मैदान आते हैं। समृद्ध कृषि आधार वाला उपजाऊ तटवर्ती मैदान है ये। मानव गतिविधि का स्थल और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का केंद्र रहा है। मध्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, ये मध्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र हैं। गुजरात को 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा है, सौराष्ट्र नॉर्थ यानी उत्तरी गुजरात, लाट यानी दक्षिणी गुजरात और गुजरात का मध्यवर्ती प्रायद्वीप को काठियावाड़ कहते हैं। इस पोर्शन को मानसून के दिनों में कच्छ का रण दलदली क्षेत्र बन जाता है, जो यहाँ पर रणोपकच्छ है। ये पोर्शन जब बरसात होती है तो यहाँ समुद्र का पानी आ जाता है और ये पूरा दलदल हो जाता है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत की सीमाएं इसको घेरने वाले तटवर्ती मैदानों और दक्कन के पठार से निर्धारित होती हैं। दक्कन का पठार के 4 प्रमुख भाग महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में है। सुदूर दक्षिण पूर्वी तटवर्ती मैदान है, तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। पूर्वी तटवर्ती ये वाले मैदान है, ये तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। कावेरी का मैदान और इसका डेल्टा, कावेरी नदी आपने देखा था, उसका क्षेत्र ये मुख्य इसका क्षेत्र आता है। नदियां मौसमी होने के कारण किसान पलवल और चौलकालों से सिंचाई के लिए तालाबों पर निर्भर रहते हैं, तालाब बना के उनसे सिंचाई करते हैं। पश्चिमी तटवर्ती मैदान केरल तक फैले हुए हैं, ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है और ये पूर्वी तटवर्ती मैदान थे, ये केरल तक फैले हुए हैं। धान के साथ काली मिर्च और अन्य मसाले यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादा पैदा होती है। पश्चिम के साथ इन मसालों का व्यापार उत्तर मौर्य काल से होता आया है। भारत में ईसाई और मुस्लिम प्रभाव समुद्र के माध्यम से केरल से ही शुरू हुआ था। ऐतिहासिक क्षेत्रों में उदय की असमान प्रक्रियाएं 3री शताब्दी बीसीई के उत्तरार्ध में गुजरात में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति थी। दक्षिण के पठारों में नवपाषाण युगीन पशुपालक संस्कृति थी। सिंध और सरस्वती के क्षेत्रों में घुमकर लोग 3री शताब्दी में बसने लग गए थे। दक्कन, आंध्र और तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात में प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में बसने लगे थे। यानी एक ही समय में अलग अलग संस्कृति थी और एक ही संस्कृति आने में अलग अलग समय लगा है, ये आप देख सकते हैं। उत्तर में गंगेय क्षेत्र बहुत पहले से बसावट का प्रमुख केंद्र था।
मध्य भारत की जंगली पहाड़ियां कभी भी पूरी तरह नहीं बसी हैं। क्षेत्रों की प्रकृति, भारतीय इतिहास में काफी पहले से ही कुछ क्षेत्र शक्ति के केंद्र रहे हैं। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की घाटियां स्थायी केंद्रीय क्षेत्र में ज्यादा मानव बस्तियां मिली थी। संसाधनों की उपलब्धता तथा व्यापार एवं संचार से इन क्षेत्रों के महत्व भी बड़ा था। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिम भाग में एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में विकसित हुई थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के दो प्रकार होते हैं। एक प्राथमिक स्रोत होते हैं जो पांडुलिपियों और शिलालेखों से प्राप्त होते हैं, और दूसरे प्रकाशित सामग्री से मिलते हैं। द्वितीयक स्रोत के तीन प्रमुख स्रोत होते हैं: साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी वृत्तांत। इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। प्राथमिक स्रोत: पृथ्वी से बरामद सभी पुरातात्विक अवशेष, मंदिरों से प्राप्त अभिलेख और लिखित दस्तावेजों के रूप में शिलालेख, जो तालपत्र, ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियां, खंभों, चट्टानों और तांबे की तस्तरियों, मृतभांडों पर जो भी लिखा होता है उसके आधार पर जो जानकारी मिलती है। द्वितीयक स्रोत: इतिहासकार द्वारा इनका उपयोग लेखों, किताबों और लिखित इतिहास के किसी भी रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जो बाद के शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। साहित्यिक स्रोत: वेद, ईश्वर द्वारा प्रकट पवित्र साहित्य है। पहला साहित्य वैदिक साहित्य है। वेद शब्द संस्कृत के मूल विद शब्द से है, जिसका अर्थ जानना होता है, और वेद का ज्ञान है। वेद मौखिक साहित्य थे, ये लिखे नहीं गए थे। ऋग्वेद भारत के सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसमें 10 पुस्तकें हैं। वैदिक साहित्य के 3 रूप होते हैं। पहला है वैदिक संहिताएं या संग्रह, दूसरा है ब्राह्मण है, तीसरा है आरण्यक, वन ग्रंथ और उपनिषद, गुप्त सिद्धांत। वैदिक संहिताएं या संग्रह किसको कहते हैं? भजनों, प्रार्थनाओं, विसंगतियों, द्वंद्ववाद, बलिदान के सूत्र और वाद विवाद जिसमें होता है। इसमें 4 मुख्य वेद हैं। ऋग्वेद संहिता प्रशंसा के गीतों का ज्ञान है। अथर्ववेद जादुई सूत्रों का ज्ञान है। सामवेद गीतों या धुन का ज्ञान है। यजुर्वेद संहिता पूजा अनुष्ठानों के लिए यज्ञ सूत्र हैं। ब्राह्मण धार्मिक गद्य ग्रंथ हैं। बलिदान पर टिप्पणियां हैं। बलिदान संस्कार हैं। समारोह का व्यावहारिक या रहस्यमय महत्व है। आरण्यक वन ग्रंथ और उपनिषद गुप्त सिद्धांत हैं। तेजस्वियों व सन्यासियों द्वारा भगवान, संसार, मानव जाति के बारे में प्राचीनतम दर्शन शास्त्र का अच्छा खासा समावेश मिलता है इनमें। अभी देखेंगे हम सूत्र। वैदिक साहित्य के बाद 400 से 300 बीसी ईस्वी के बीच में होता शून्य यानी श्रुति ग्रंथ की बजाय स्मरण अथवा स्मृति के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। मुख्य सूत्र कौन से हैं? स्रोत सूत्र महान बलिदानों को संपन्न करने के नियम है इसमें। ग्राह्य सूत्र दैनिक जीवन के सरल समारोहों और बलिदान के लिए दिशा निर्देश है इसमें। धर्म सूत्र सबसे पुरानी आध्यात्मिक और गैर धार्मिक कानून पुस्तक है यह। स्मृति ग्रंथ सूत्र ग्रंथ के बाद लगभग 200 बीसी से 900 सी के बीच की रचना है। व्यक्तियों के कर्तव्यों और चोरी, हमला, हत्या आदि के लिए दंड का विधान है। मुख्य स्मृति ग्रंथ कौन से हैं? मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति हैं। प्रारंभिक भारत की मौखिक और लिखित परंपरा शिलालेख साक्षरता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। शिलालेख अशोक के शिलालेखों में सबसे पहले 3री शताब्दी बीसी में ब्रह्मलिपि का उपयोग हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था का महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है। 15 पुस्तकों में विभाजित है। पुस्तकें सेकंड एंड थर्ड आरंभिक हैं। मौर्यकाल की स्थिति और समाज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। महाकाव्य रामायण और महाभारत लगभग 500 बीसी से 500 सी के बीच की प्रमुख रचना है। हिंदू धर्म की मुख्य धारा, सामाजिक प्रथाओं, तत्कालिक समय के दर्शन का ज्ञान मिलता है। व्यास लिखित महाभारत की मुख्य कथा कौरव पांडवों का संघर्ष है। वाल्मीकि की रामायण महाभारत की तुलना में अधिक एकीकृत कहानी है। पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की एक श्रेणी है। 18 पुराण और कई उपपुराण पुराणों के पूरक हैं। हिंदू धर्म के संप्रदायों वैष्णववाद, शिववाद और शक्तिवाद के अच्छे स्रोत हैं। पुराणों की विषय वस्तु क्या है? सर्ग विश्व के निर्माण, प्रतिसर्ग ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण, मनवंतर विभिन्न मानवों का काल या मनु का काल, वंश देवताओं राजाओं की वंशावली या सूची, वंशानुचरित शाही राजवंशों का वृत्तांत, कुछ पात्रों की जीवन कथाएं। अभी देखते हैं संगम साहित्य। छोटी और लंबी कविताओं का संग्रह गोष्ठियों में होता है, जिन्हें संगम कहते थे, और इनसे उत्पादित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सबसे शुरुआती तमिल ग्रंथ 400 बीसी से 200 सी के बीच का था। 3 संगम साहित्यिक सम्मेलन हुए हैं। पहला और अंतिम मदुरै में हुए हैं।
दूसरा कपाटपुरम में हुआ है। कावेरीपट्टनम जैसे कई समृद्ध शहरों का इनमें उल्लेख मिलता है। व्यापार की जानकारी की पुष्टि, इनमें जो व्यापार की जानकारी है उसकी पुष्टि पुरातत्व है और विदेशी वृत्तांत द्वारा भी होती है। जीवन वृत्तांत और कविता और नाटक, प्रारंभिक भारत नाटक और कविताओं का भंडार था। कवि अश्वघोष, बुद्धचरित, सारिपुत्र कर्षण और सुंदरानंद ये कवि अश्वघोष द्वारा लिखे गए हैं। नाटककार भास द्वारा पंचरात्र, दत्तवाक्य, बालचरित और स्वप्नवास दत्ता ये नाटक लिखे गए हैं। कवि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो विमर्शयम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम ये सारी कविताएं का संकलन कवि कालिदास द्वारा किया गया है। बाणभट्ट ने हर्षचरित, भारत में सबसे पुरानी प्रक्षित जीवनी है। बौद्ध और जैन साहित्य, अभी तक जितने भी हम साहित्य देख रहे थे वो ज्यादातर ब्राह्मणवादी और संस्कृतवादी साहित्य थे, लेकिन बौद्ध और जैन पहले गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत साहित्य हैं। ये बौद्ध और जैन साहित्य पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद रचित पाली ग्रंथ त्रिपिटक, तीन टोकरी, बुद्ध और 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है। इसमें 3 प्रमुख किताबें हैं, सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये आप किताबें देख सकते हो। श्वेतांबर द्वारा स्वीकार किए गए शास्त्र 12 अन्न, 12 उपन, 10 प्रकरण, 4 वेद सूत्र, 2 सूत्र और 4 मूल सूत्र। पुरातत्व है, अभी तक हम देख रहे थे साहित्य से हमें कैसे जानकारी मिलती है, अभी हम देखेंगे पुरातत्व से हमें इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है इसमें। मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, हड्डी के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मोहरें, शिलालेख आदि की जानकारी, आदि से जो आदि चीजें प्राप्त होती हैं उनसे जो ज्ञान मिलता है उसी से इतिहास का पता लगाया जाता है। व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलुओं और धर्म की जानकारी प्राप्त की जाती है। लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे इसके बारे में पता लगाया जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं पाटलिपुत्र के कुम्हार में स्तंभित कक्ष के भंडार का खंडहर है। सिक्के, ये भी स्रोत के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। धातु मुद्रा, इसका निश्चित आकार और वजन होता है। प्रारंभिक भारत में सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, जो ये सिक्के हैं। ज्यादातर चांदी के सिक्के और कभी-कभी तांबे के सिक्के भी बनते थे। पुराने सिक्कों में केवल चिन्ह होते थे, इसमें आप देख सकते हो केवल कुछ चिन्ह बने हुए हैं। बाद में राजाओं और देवताओं के साथ उनकी तिथियां और नाम लिखा जाने लग गया। दक्कन के सप्तवाहन सिक्कों पर जहाज के समुद्री व्यापार का चिन्ह मिलता है। या आप इसके सिक्कों में समुद्री जहाज देख सकते हो, इससे उस समय के समुद्री व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य उत्तर काल में सिक्के शीशा, पोटिन, तांबा, कांसे, चांदी और सोने के बनने लगे थे। गुप्त राजाओं ने कुशलता से सिक्के बनाए और ठप्पे द्वारा निर्मित सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। राजाओं को राजगद्दी पर बैठे शेर या गेंडे का शिकार करते, धनुष या युद्ध कुलाड़ी पकड़े हुए, संगीत वाद्य बजाते हुए या अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया जाता था सिक्कों पर। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ये आप देख सकते हैं, उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। रानी कुमार देवी और राजा चंद्रगुप्त प्रथम की एक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, ये देख सकते हैं, जिसमें राजा और रानी दोनों का मुद्रा है। शिलालेख, शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। मोहरों, खंभों, मोहरों, तांबे की प्लेटों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के टुकड़ों, पत्थर के खंभों, चट्टान की सतहों, ईंट या चित्रों पर उकेरे जाते हैं। प्राचीनतम शिलालेख पर अंकित लिपि लगभग 2500 ईस्वी बीसी की हड़प्पा लिपि है, जो अभी तक नहीं पढ़ी गई है। ये जो लिपि है ये हड़प्पा लिपि है, ये अभी तक नहीं पढ़ी गई है। इसमें क्या लिखा है? संस्कृत का पहला शिलालेख पहली शताब्दी बीसी में मिला है। प्राकृत और संस्कृत के मिश्रण वाला प्रारंभिक शिलालेख लगभग 5 शताब्दी बीसी में मिला है। अशोक के शिलालेख, अशोक के अधिकतर शिलालेख या अभिलेख ब्राह्मी और खरगोष्ठी लिपि में। अशोक का लुम्बिनी स्तंभलेख एक स्मारक शिलालेख है, क्योंकि अशोक द्वारा की गई बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का वर्णन है इसमें। फिर सत्ती यानी सत्ती स्टोन और नायक हीरो स्टोन के स्मारक मिले थे। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अशोक के शिलालेख चट्टान की सतह और पत्थर के खंभों पर थे। कुछ शिलालेख बांध, जलाशय, टैंक और धर्मार्थ भोजन
घर आदि के निर्माण का रिकॉर्ड भी रखते हैं। शिलालेख, कलिंग उड़ीसा के राजा खारवाल ने हाथी गुम्फा का शिलालेख, गुप्त राजा समुद्रगुप्त के प्रयागराज स्तंभ शिलालेख है। गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने प्रयागराज का स्तंभ शिलालेख बनवाया था। शक शासक रुद्रदमन ने जूनागढ़ गिरनार शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अभिलेख राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और इतिहास के अच्छे स्रोत होते हैं, काफी जानकारी मिलती है। साहित्यिक ग्रंथों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि हमेशा धार्मिक नहीं होते। साहित्यिक ग्रंथ हमेशा धर्म के बारे में और अपना ज्यादा प्रचार करते हैं। इतिहासकारों के लिए मूल्यवान है क्योंकि समकालीन घटनाओं और आम लोगों की जानकारी मिलती है। विदेशी वृत्तांत, कई आगंतुक तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, उपनिवेशकों, सैनिकों और राजदूतों के रूप में भारत आए। यूनानी लेखक सेंड्रोकोटस एक युवा के रूप में सिकंदर से मिले थे। सेल्यूकस के दूत मेगस्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ग्रीक और रोमन व्यापारियों के विवरण, प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार की जानकारी मिलती है। विदेशी वृत्तांत में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी और टोलेमी ऑफ ज्योग्राफी, टोलेमी का ज्योग्राफी ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ भारत के भूगोल और प्राचीन व्यापार के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। स्ट्रेबो एरियन, प्लिनी द एल्डर के शुरुआती यूनानी और लैटिन विवरणों में हमें भारतीय समुद्री व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 414 सी के बीच उत्तर भारत का दौरा किया था। ह्वेनत्सांग ने भारत में 10 साल तक रहा था। फाहियान ने गुप्त ह्वेनत्सांग ने हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया था। अरब यात्री, अरब यात्री अल रुबुनी, खीव यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का था, ने भारत के बारे में लिखा है। भारत के लोगों के बारे में जानने के लिए भारतीय ग्रंथों को उनकी मूल भाषा में अध्ययन किया था। रचना तहकीक ए हिंद वास्तव में एक विश्व शब्दकोश है। इसमें भारतीय लिपियों, विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक मानदंडों और कानूनों जैसे विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। 11वीं शताब्दी के भारत के लिए एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत था। पहली बार गुप्त संवत के शुरुआती वर्ष की पहचान का पता चलता है। अरब और भारत के लोग समुद्री व्यापार करते थे, इसकी जानकारी मिलती है। चीनी भिक्षु ह्वेनत्सांग की अपनी भारत यात्रा का एक चित्र है जो टोक्यो के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इग्नो दोस्तों के साथ खासकर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स, बाय बाय।